हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेंज के बारे में पढ़ा था और उसको क्वाड्रेटिक में जो मेथड है उसके हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या पढ़ा था एक बार हम लोग वो रिवाइज करते हैं कि अगर कभी भी हम लोगों को मिनिमम, बेसिकली अगर ए आपका 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो रेंज होगा वो क्या होगा, -d/4a से इंफिनिटी होगा, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 होगा तब रेंज क्या होगा, -∞ से -d/4a होगा, ठीक है। ये जब पढ़ा था जब कोई इंटरवल ना दे रखा हो। जब अगर इंटरवल दे रखा हो तो मैंने क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालो। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकाले वो चेक किया कि वो इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो 3 पॉइंट पे निकालेंगे। कहां कहां पे, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे एंड वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे। और दूसरा मैंने बोला था कि अगर इंटरवल के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट लाई नहीं कर रहा होगा तो केवल 2 पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और रेंज क्या हो जाएगा फिर, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे एंड देन मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था। तो चलिए वही क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नीचे वाला, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो भाई यहां पे दोनों जगह बेस सेम दिख रहा है। अगर सीधी सी बात तुमसे बोला जाए कि दो टर्म से डील करना इजी होगा या सिंगल टर्म को डील करना इजी होगा, तो तुम नॉर्मली बोलोगे हाँ सर कि सिंगल टर्म को डील करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं। क्या करता हूं, यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। चलिए तो यूज कर लीजिए। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं, log 10 x³ माइनस 4x² x प्लस 26 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है। ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी ऐसा कुछ दे रखा है ना, अगर कभी ऐसा कुछ दे रखा है तो इसका पक्का मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाला टर्म है वो इससे डिवाइड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऊपर वाला टर्म इससे डिवाइड हो रहा होगा। अब आप क्या करो, डिवाइड करके भी देख लो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, एक बार ना कभी ऐसा आया करे ना तो माइनस, जैसे यहां पे x प्लस 2 है, नीचे वाले को 0 के बराबर करो तो x बराबर क्या आएगा, -2। उस -2 को ऊपर रख के देखो, तो जैसे -2 ऊपर रखोगे ना तो ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर वाला क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब, पक्का मतलब क्या है कि डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करने के लिए मेथड सीखा है, x³ माइनस 4x² x प्लस 26 x प्लस 2 कर लो भाई। तो जैसे ही करोगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, x² तो x³ माइनस 2x²। तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो यहां -2x² प्लस x, हेलो, हाँ, प्लस 26 बचेगा। अब देखो आगे आते हैं तो यहां से दिख रहा है -2x आएगा, तो -2x² माइनस 4x प्लस 26 यही आएगा। चलिए अब डिवाइड करिए, तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, 5x, ये 26 यहां थोड़ी आएगा, 5x प्लस 26, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, x³, ओके, यहां प्लस आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, यहां प्लस आएगा, ठीक है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां से प्लस, एक सेकेंड, हाँ, प्लस 2x² आएगा, तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये -6x² प्लस x प्लस 26 ये आएगा। चलिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, -6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6x²। फिर आगे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, -12x प्लस 26, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। दोनों को सब्सट्रैक्ट किए, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां कितना आएगा, 13x प्लस 26, तो दिख रहा है प्लस 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 13x प्लस 26, तो ये कट गया, पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली चीज लिख के रखी है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x³ माइनस 4x² जो लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 x² माइनस 6x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यही लिखेंगे। x प्लस 2 उड़ गया,
तो क्या बचेगा हमारे पास y बराबर log 10 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब मुझे क्या बोला है कि इसकी मिनिमम चाहिए, मेरे को इस वाले की मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें अंदर वाले क्वाड्रेटिक की क्या निकालनी पड़ेगी? मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब अंदर वाला क्वाड्रेटिक आपका मिनिमम होगा तभी ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर दिख रहा है a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो अंदर वाले का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 मिनिमम कितना होगा? माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 36 माइनस, सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सही। 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? 36 माइनस, एक मिनट, 13 है यहाँ पे, मैंने 3 लिख दिया था, 13 है, तभी मैं सोचू कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो 36, बिल्कुल सही। चलो दोबारा कर, कितना आएगा? माइनस ऑफ 36 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो 4 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर अंदर वाले क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है तो पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो y मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा? log 4 10 हो जाएगा। ठीक है, यही मिनिमम आएगा। अगर मेरे से कोई y मैक्स पूछे तो कितना आएगा? वो इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। क्यों आएगा इन्फिनिटी? अंदर वाले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। जब वहां पे इन्फिनिटी रखोगे तो लॉग कहां जाएगा आपका? इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, पहले एक बार यहां पे फैन चालू, फैन बंद कर देता हूं, देन आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, लेट fx बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, क्या बोल रहा है? लेट fx बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट रेंज ऑफ fx। अब जैसे यहां पे इन्होंने रेंज दिया ना, तो रेंज देने का मतलब क्या हो गया भाई? कि हम लोगों का क्वाड्रेटिक का लोएस्ट पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? क्वाड्रेटिक का लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मतलब क्या? माइनस डी बाय 4a दे दिया हम लोगों को। माइनस डी बाय 4a कितना दे के रखा है बताओ भाई? 0 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। अगर 0 दे रखा है तो उसका अभी हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। पहला मेथड प्रोसीजरल वाला, कि जो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी आप लोग वही मेथड करोगे, मुझे पता है। मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड बताता हूं। ठीक है, मैं यहां पे क्या था? f(2) था ना? हाँ, f(2) था। चलो, तो मैं आपको यहां पे सब कुछ लिख के देता हूं, आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा वो लिख लेना। मैं आपको दूसरा मेथड अच्छे से करके बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, यहां जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देने का मतलब क्या है? a नॉट इक्वल टू 0। पहला केस तो तुरंत ये लिखा करो, लिख दिए। अब देखिए क्या बोल के रखा है? 0। अब देखो f ऑफ 0 बराबर 4, तो एक समय के लिए fx तो क्या मान लेते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। f ऑफ 0 4 देने का मतलब क्या है? c इज इक्वल टू 4 दे दिया, तो भाई c 4 दे दिया, तो fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4। हमारा एक तो इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा क्या दिया है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, ये तो यूज हो गया। अब ये देखो, रेंज 0 से इंफिनिटी। रेंज 0 से इंफिनिटी का मतलब क्या है? कि माइनस डी बाय 4a 0 दे रखा है, तो इसका मतलब d कितना हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। d 0 का मतलब क्या है? रिपीटेड रूट्स होगा। ये आपको समझ में आता है। ठीक है, अब d क्या होता है बताओ? वैसे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, रख दो वैल्यू यहां पे, तो b स्क्वायर माइनस 4 16a बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा आपका बताइए? जब f2 बराबर 0 दे रखा है, तो f2 बराबर 0 यहां रख दो, तो जैसे ही 2 रखोगे तो f2 बराबर जैसे रखा तो कितना आया? 4a प्लस 2b प्लस 4, तो इस वाले में रखोगे ना। अब ये कितना दे रखा है? 0, तो हमारे पास ये देखिए एक इक्वेशन ये बन गया।
एक इक्वेशन ये बन गया, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेना, वहां से आपका fx आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, वो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं है अभी तक, बिल्कुल सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, ये सॉल्व करके। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या है कि इसको हम लोग एक समय ग्राफ से देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2, अब देखो मेथड 1 ही आप लोग करोगे एग्जाम में, मुझे पता है, पर मेथड 2 जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, और कभी ऐसा मान लो जैसे ये क्वेश्चन करोगे आपको 2 से 3 से 4 मिनट लगेगा, वो वाले मेथड आपका 1-2 मिनट में हो जाएगा, तो टाइम बचेगा। तो हमको देखना है कि हाँ शायद तक ये वाला क्वेश्चन कभी ऐसा आए तो मैं ये वाले मेथड से कर सकता हूं, ठीक है। तो मेथड देखिए क्या है, मुझे क्या बोल रहा है, देखो मैं अगर ग्राफ बनाने जाऊं तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ, एक समय के लिए बनाए। उन्होंने क्या क्या देके रखा है मैं उसके हिसाब से देखता हूं, ठीक है। रेंज क्या दे रखा है, 0 से इंफिनिटी, इसका मतलब कर्व 0 वाली चीज को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा होगा एक्स एक्सिस को टच करके। किसी को इस चीज पे डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ 0 क्या है, 4 है, तो यहां पे ये वाला पॉइंट होगा। अब एफ ऑफ 2 कितना दे रखा है, 0, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट होगा। अब हमारा रेंज क्या है, ऊपर, अब ये रूट है ना इसका, तो ऐसे करके ये टच करके निकलेगा, इस तरीके से ये कर्व इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। क्यों ऐसे ही क्यों बना, देखो भाई एफ ऑफ 0 रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, तो ये रेंज तभी 0 से इंफिनिटी आएगी जब हम लोग यहां से टच करते हुए निकालेंगे। और उन्होंने बोल के भी रखा है एफ ऑफ 2 बराबर 0, क्या बोल के रखा है, एफ ऑफ 2 बराबर 0। एफ ऑफ 2 बराबर 0 बोलने का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 बराबर 0 बोलने का मतलब क्या दे रखा है कि उसका एक रूट, उस इक्वेशन का एक रूट क्या दे रखा है हम लोगों को, 2 दे रखा है। बट जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि वहां पे रेंज भी आपका 0 से इंफिनिटी था, अगर देखो रेंज अगर नीचे होता, रेंज मान लो अगर -1 से इंफिनिटी होता, तो कर्व को नीचे बनाना पड़ता, तो शायद तक कर्व हमारा ऐसे आता, इस तरीके से, तो एक रूट ये आता जो 2 पे आ रहा है, अगला रूट कहीं यहां पे आता, मान लेते हैं चलो अल्फा पे आता। बट उन्होंने क्या बोला, 0 से इंफिनिटी ही बोला है, इसका मतलब यहां पे एक चीज जो 2 है वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड रूट्स हो जाएगा। चलिए अब जैसे रिपीटेड रूट्स आ गया, अब हमारे क्या, हम लोग fx को डायरेक्टली ये बोल सकते हैं के एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, के एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसका एक रूट 2 है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, के टाइम एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अभी भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, ये वाली सॉरी, एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है, 4, तो ये यूज करिए, डालिए भाई x इज इक्वल टू 0 डालिए, जैसे ही डालेंगे तो कितना दे रखा है, 4 इज इक्वल टू के टाइम 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, तो हमारे पास fx कितना आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। ये वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना था हम लोगों को कि शायद कि हम लोगों का जो रेंज और रूट्स वाला चीज है एक ही पॉइंट पे आ रहा है, जो माइनस डी बाय, बेसिकली मैंने बताया भी था, याद है कि वर्टेक्स, आपका जो वर्टेक्स और अगर रूट एक ही जगह पे आ जाए वो वाली चीज है ना, तो ये वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा कम स्टेप में लगे, इसमें भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, बस इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर फंक्शन, रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर फंक्शन, बाय मतलब क्या, डिवीजन वाला, रेशियो वाला, लीनियर अपॉन लीनियर, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। ये टाइप है, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि टाइप है। हमने टाइप 1 कौन सा पढ़ा,
जो स्टार्टिंग में कल पढ़ा था, वो बेसिकली हमारा क्या था, टाइप 1 था। ठीक है, टाइम जब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना चालू किया तो टाइप 1 था हम लोगों का। टाइप 2 बोल सकते हैं, वहां पे लिख लेना आप लोग, टाइप 1 वहां लिख लेना, ये आ जाएगा हमारा टाइप 2। टाइप 2 है रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर, ठीक है, फंक्शन, रेंज बाय लीनियर। अब देखो लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से आप लोग यहां पे देखिएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं रेंज, देखिए y इज इक्वल टू, मान लो ऐसे लिखा है, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ये लिख के रखा हुआ है। तो इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पे लीनियर है, ax प्लस बी क्या है, एक लीनियर टर्म है, cx प्लस डी क्या है, एक लीनियर टर्म है। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y सी एक्स प्लस वाई डी ए एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। अब x को एक तरफ ले आओ, तो x को एक तरफ ले आए तो y सी एक्स माइनस ए एक्स बराबर d टाइम, कुछ गड़बड़ किया, ये b है, क्या आ जाएगा, b माइनस वाई डी, यही आएगा। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ आपको कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, x कॉमन निकाल रहा है, तो कॉमन निकाल लो, तो वाई सी माइनस ए बी माइनस वाई डी, तो x बराबर यहां से आ जाएगा b माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए, यही आएगा। तो एक काम करिए, ऊपर वाले को एक माइनस, देखो कुछ गड़बड़ किया है, वाई सी माइनस ए बी माइनस वाई डी, बी माइनस वाई डी, वाई सी माइनस ए एक्स, एक्स कॉमन, वाई, बिल्कुल सही है, वाई सी माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए क्या मैं यहां से किसी एक टर्म में, देखिए ये चीज को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, वाई सी एक्स वाई डी ए एक्स प्लस बी, तो वाई सी एक्स माइनस ए एक्स बी माइनस वाई डी, बिल्कुल से बी माइनस वाई डी, यहां से वाई सी माइनस ए, सही है। तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई। अब जैसे ये चीज आई तो बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, x बराबर, ठीक है, यही रहेगा हमारे पास। चलो बस ये आ गया। अब देखो कभी भी रेंज यहां पे निकालना होना तो हम लोग क्या करते हैं कि इस केस पे y में y इज इक्वल टू समथिंग में रखा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, x को y के टर्म में निकाल देंगे, x को क्या कर देंगे, y के टर्म में निकाल देंगे। देन रेंज बिलोंग्स टू r माइनस, जब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, जब ये डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाए, तो r माइनस क्या, कब जीरो होगा, जीरो करके देखिए, a बाय सी पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का रेंज आ जाता है। अब ये मैंने केवल इस फॉर्म में सिखा दिया है, तो आप ये टफ मत समझिए, अब ये बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपने यहां पे एक चीज गौर की होगी, अगर मैं यहां पे रेंज ये आ गया, रेंज बेसिकली y का रेंज आया है, क्या होता है, x और y को इंटरचेंज कर दिए। x y को इंटरचेंज करने में क्या हुआ, देखो हमने ग्राफ पढ़ा है, इधर x जाते हैं तो क्या आता है, इधर पूरा ये वाला पूरा क्या है, डोमेन, ये क्या है, पूरा रेंज है। मैंने x y को इंटरचेंज किया, मतलब मैंने पहले क्या था, मेरा इक्वेशन y का x के टर्म में दे रखा था, मैंने इसको उल्टा कर दिया, अपना डेफिनेशन चेंज किया, x को y के टर्म में निकाल दिया। तो इस केस में क्या होता है, जब ये पहले ये डोमेन था और ये पहले क्या था, हमारा रेंज था, फिर मैंने क्या किया, x को y के टर्म पे निकाला, पहले y x के टर्म पे था, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म पे निकाला। तो वो जब मैंने ऐसे किया तो इस केस में हमारा जो इधर वाला था, जो ये वाला था, वो हम लोगों का रेंज बन जाता है, और इधर वाला जो हम लोग का वो डोमेन बन जाता है। ठीक है, पर ये कब होता है, जब मैं इसको एक्सचेंज करके ऐसे निकालूंगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली रेंज क्या आ जाएगा, r माइनस ए बाई सी। अगर मैं इसी का डोमेन लिखूं, इसी का मैं अगर एक समय के लिए डोमेन लिखूं, तो डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस, जब आपका ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर जीरो कहां पे होगा, माइनस डी बाय सी पे होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का रेंज और डोमेन वाला पार्ट है, याद रखो। अब देखो इस वाले फंक्शन पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, केवल एक जगह पे प्रॉब्लम होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। मैंने बताया था डोमेन मतलब क्या होता है, x की सारी अलाउड वैल्यूज, x की सारी अलाउड वैल्यूज। तो x की कौन सी वैल्यू केवल यहां पे अलाउ नहीं होगी, जब x नीचे वाला क्या हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस डी बाय सी। मतलब हम डोमेन इसके लिए
सब रख सकते हैं, केवल क्या नहीं रख सकते, माइनस डी बाय सी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ सिमिलर तरीके पे। अब ये तो हमारा रेंज के लिए फंक्शन हो गया, तो इस वाले केस पे हम लोग y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि y मतलब क्या होता है, रेंज, x मतलब क्या, डोमेन, बस केवल उल्टा कर दिया हम लोगों ने फंक्शन को। तो यहां पे y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हम लोग, केवल जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। अब डिनोमिनेटर भी जीरो करोगे तो क्या आएगा, वाई सी माइनस ए बराबर जीरो, तो y बराबर ए बाय सी, मतलब ए बाय सी के अलावा सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो वो कौन सा पार्ट हो गया हमारा, डोमेन। y मतलब क्या होता है, रेंज, y मतलब क्या हो गया, बेसिकली रेंज हो गया, और x मतलब क्या हो गया आपका, डोमेन। तो x वाली चीज तो यहां से आ गई जब हम लोग का ये फंक्शन था, डोमेन, और रेंज वाली चीज कहां से आ गई, ये वाली, जब हम लोग y को मान लिए फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, मैंने आपको ये दिया। मैं पता इसका एक स्टेप में आंसर लिखूंगा, कैसे लिखता हूं देखो, मैं बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए, डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस 2, रेंज बिलोंग्स टू r माइनस 2, ये भी r माइनस 2। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज करो, यहां 3 कर दो, तो यहां 2/3 आ जाएगा, अरे वहां पे भी तो आ जाएगा, इसको चलो x रहने दो, अब सही है। क्वेश्चन चेंज, ये है क्वेश्चन हम लोगों का। चलो तो इसका डोमेन निकालो, जैसे इसका डोमेन निकालोगे तो डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस 2/3, जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो वाले पॉइंट को क्या किया मैंने, हटा दिया। रेंज इज इक्वल, रेंज बिलोंग्स टू r माइनस 1/3, r माइनस 1। अब मैंने ये 1/3 कैसे डायरेक्ट लिख दिया विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो मैंने यहां पे इस वजह से लिखा कि देखो मैंने रेंज लिखा था r माइनस ए बाय सी। ए बाय सी क्या है, ए न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट है, सी क्या है, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट है। तो डायरेक्टली आप लोग रेंज यहां पे क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। ये देखो अगेन एक और लिखते हैं, चलो ये इसका लिखो, y बराबर 7x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3, ये आ गया। अब अगर मेरे को इसका डोमेन लिखना हो, तो अगर मैं इसका डोमेन लिखूं तो डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस, जब नीचे वाला जीरो हो जाए, तो जीरो कब होगा, तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, तो r माइनस 3/2। रेंज बिलोंग्स टू r माइनस, कब, a बाय सी, तो माइनस ऑफ 7/2, ऊपर वाले का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए एग्जांपल एक और देखते हैं, y बराबर 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 7x प्लस 2, डोमेन। अब मैं बार बार डोमेन कहीं अभी यूज नहीं हो रहा, पर तभी भी मैं बता रहा हूं लिखने के तरीका, r माइनस 2/7, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब आपका जीरो हो रहा होगा। रेंज, अब रेंज में ना यहां पे रेंज में ना आप लोग ये मत लिख देना 3r माइनस ऑफ 3/7, ये गलत हो जाएगा। x का कोफिशिएंट बोला है मैंने, किसका कोफिशिएंट बोला है, x का, यहां कांस्टेंट नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, केवल एक चेंज, माइनस 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोगों का टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3 की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टाइप 3। तो इसको रख दो बंद, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3, टाइप 3 लिखिएगा, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या लिखा, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर मतलब 2x प्लस 3y चीजें, और क्वाड्रेटिक मतलब क्या, वही x² प्लस 2x। ठीक है, तो वो वाली सारी चीजें यहां पे, और यहां पे याद रखिएगा एंड ऑल्सो फैक्टर इज नॉट कैंसल्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर। तो ये याद रखिएगा, ये हम लोगों का है। अब इसमें क्या है, ये वाला मेथड कब वैलिड होता है? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे कोई कुछ लिख के रखा है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस, चलो अच्छा से लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 12, ये लिखा है। तो यहां फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, नीचे क्या आएगा x माइनस 3 x माइनस 4। तो ऐसे फैक्टर नहीं आनी चाहिए, यानी ऐसे कटना नहीं चाहिए, तब ये वाला मेथड वैलिड होगा। मतलब कैसा आना चाहिए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 7x प्लस 5, ऐसी चीज आएगी। तो देखो ना, तो ऊपर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। सेम चीज, अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो फिर इस वाले मेथड से प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, वो वाला भी अभी पढ़ेंगे आगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बचा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर में बच गया। तो इसका अलग से हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है भाई, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा इसको और अच्छे से लिखता हूं, ऑल्सो फैक्टर इज नॉट कैंसिल, मतलब ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं इसको बेटर तरीका। देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर दिस मेथड, ठीक है। मतलब इस मेथड के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किया, वो भी पढ़ेंगे, टाइप 4 वही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। तो चलो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा चीजें। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्टली सेम है, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोगों को करना है। बस देखते हैं कैसे इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन लिख लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2x माइनस वाई फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। मतलब हम लोगों को इसका रेंज निकालना है, ठीक है। अब रेंज निकालना है तो रेंज में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का फॉर्म है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं। तो अब ये वाला मेथड से हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, सेम जो लास्ट क्वेश्चन मेथड किया है ना, वही मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का क्वाड्रेटिक बना लो, क्योंकि वहां पे तो x का हम लोग केवल वेरिएबल बनाते थे ना, y को x के टर्म पे निकालते थे। यहां पे क्या करेंगे, x में एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, इधर से देखिए 2xy, ये 2xy माइनस 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, यही आएगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहां से ये सारी चीज आ गई, सबको एक तरफ ले आओ, तो x स्क्वायर तो प्लस दिख रहा है, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है 2x कॉमन आते हुए इसके साथ और इसके साथ, तो 1 माइनस y बचेगा, इसको उधर ले जाइए। जैसे ले जाएंगे तो 2x माइनस 2xy, तो y दिख रहा है 2x कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस y बचेगा। लास्ट में प्लस 6y माइनस 11 बराबर 0, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू R, मतलब x क्या है, आपका रियल नंबर है। x आपका रियल नंबर कब होता है, x आपका रियल नंबर कब होता है, जब इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे यहां पे, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पढ़ के रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल कब आता है, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है ना, ये x में क्या है आपका क्वाड्रेटिक। अगर x में ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर ये x में एक क्वाड्रेटिक है तो, और बोल के रखा है क्वेश्चन में कि x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो इसका पक्का मतलब इसका जो d होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कर दो भाई ग्रेटर देन 0, जैसे ही करोगे तो 2 1 माइनस y का होल स्क्वायर, यही आएगा 2 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम 6y माइनस 11
इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिख रहा है 2 का 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर दिख रहा है y माइनस 2 y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू 2 से 6। यही क्या होगा हम लोगों का रेंज। तो रेंज बिलोंग्स टू 2 से 6। ये क्या हो गया मिनिमम, ये क्या हो गया मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर कभी भी ऐसा कुछ है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और चुपचाप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो हमको समझ में आ जाएगा हाँ भाई कि ये हम लोगों का वहां से रेंज मिल जाएगा। अगर आप लोग को यहां पे एक चीज थोड़ी समझ में आई होगी कि जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहां पे y का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अगर मान लो यहां पे y का कोफिशिएंट नहीं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1 था। अगर मान लो x स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आ जाए y के टर्म में, तब क्या करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये रेंज वाला आपको समझ में आया होगा। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चुपचाप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब x की सारी वैल्यू के लिए निकालना। और अगर ये बताए ये अगर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r नहीं लिख के भी रखता ना तभी भी हम सारी वैल्यू के लिए निकालते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो आपको कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस वाले इक्वेशन का प्रॉब्लम कहां पे होगा जब आपका डिनोमिनेटर जीरो है और डिनोमिनेटर आपका कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा कभी भी। तो अगर ये ना भी लिखे तभी भी क्वेश्चन सही है, लिख दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे क्या करते हैं भाई, देख लो भाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कोई दोनों में कॉमन फैक्टर है? क्या नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करें बढ़ जाए, बढ़ा दो। तो बढ़ा दिए भाई, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 2x प्लस 1, यही आएगा। अब भाई बना लेते हैं y में क्वाड्रेटिक, तो y में क्वाड्रेटिक तो एक ही दिख रहा है, सॉरी x में क्वाड्रेटिक, तो क्या आएगा y एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा, जैसे ये इधर आया तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस 2 एक्स टाइम प्लस y माइनस 1 बराबर 0, यही आएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी तक तो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि x का जो कोफिशिएंट था, अगर x का जो कोफिशिएंट था वहां से हम लोगों को ये मिल रहा था x का कोफिशिएंट 1 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उस समय क्वाड्रेटिक था तो हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में अगर हम लोगों का x, क्योंकि y है ना, y की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर मान लो y की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो अलग अलग चीजें देखनी पड़ेगी। क्या? एक हम लोगों को यहां पे ये चीज बनाना पड़ेगा कि y अगर एक बार आपका जीरो हो जाए, y क्या हो जाएगा आपका एक बार नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले y अगर आपका जीरो के बराबर नहीं है, y अगर आपका जीरो के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी x की सारी वैल्यू के लिए सही है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसका d लेस देन जीरो कर दूं, सॉरी d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दूं, कर दिया मैंने। क्यों किया d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? क्योंकि x की रियल वैल्यू आ रही है।
और हमने पढ़ के रखा है किस वाले फॉर्मूले में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ए। रियल वैल्यू आने के लिए डी को क्या होना पड़ता है, या तो जीरो होना पड़ता होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी रियल होने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो डी जीरो हो जाएगा या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो मैंने वही चीज कर दी, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम y माइनस 1 मल्टीप्लाई y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही आएगा। देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, परफेक्ट, कुछ भी नहीं किया। तो देखो भाई क्वाड्रेटिक खोलो तो y स्क्वायर, देखिए अब मैं इसको फालतू का मल्टीप्लाई नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं। यहां से क्या आएगा, एक y स्क्वायर आएगा, यहां से क्या आएगा माइनस 4, ये 4 y और ये माइनस 4 y स्क्वायर, तो माइनस 3 y स्क्वायर बचेगा। फिर यहां से क्या आएगा प्लस 4 आएगा, अब एक y का भी टर्म आएगा माइनस 4y, और यहां से क्या आएगा आपका प्लस 4y, देखो माइनस माइनस प्लस तो y 4 तो कट गया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक बार दोबारा चेक कर लेते तभी भी, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया माइनस 4y, यहां से कितना आ जाएगा प्लस 4y, कैंसिल, तो ये बचा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 3y स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो, यही आएगा। चलिए फैक्टर करके, अब ये दिख रहा है, ये सीख के रखा है हम लोगों ने कि कैसे सॉल्व करते हैं। रूट 3y प्लस 2 रूट 3, सॉरी गलत लिख दिया, यहां माइनस 4 है ना, तो यहां माइनस 4 लिखिए, इसको लिखिए रूट 3y प्लस 2 रूट 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो, यही आएगा। अब देखिए भाई बिटवीन द रूट्स, जैसे लेस देन इक्वल टू दिखता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बिटवीन द रूट्स, तो लिख दो भाई बिटवीन द रूट्स y बिलोंग्स टू माइनस 2 बाय रूट 3 से 2 बाय रूट 3 आएगा। अब ये जो आंसर है इसने जीरो को भी इंक्लूड किया है, इसने जीरो को भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, तो हम चेक करेंगे अभी के लिए यहां पे ये आएगा, साथ में यहां पे हम लिख देंगे माइनस जीरो, क्यों, क्योंकि हमने क्या करके रखा है, मना करके रखा है ना। यहां पे देखा जाए ये तो हमारा आंसर आ गया, बट माइनस जीरो क्यों किया, क्योंकि हमने इक्वेशन में यहां पे मना करके रखा था। ठीक है, अब चेक करते हैं y इक्वल टू जीरो के लिए, तो जैसे ही y जीरो डालोगे तो डाल दो भाई, यहां ये जीरो हो गया, y इक्वल टू जीरो डालो तो ये जीरो, यहां कितना आएगा माइनस 2x आएगा, क्योंकि यहां y जीरो हो गया, यहां y जीरो, यहां माइनस 1 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ आ रही है। तो मतलब क्या है कि x की वैल्यू माइनस हाफ डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। x की वैल्यू माइनस हाफ डालने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब एक ऐसा x तो जरूर होगा जहां पे आपका y इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है, मिल रहा है, तो उस जीरो को भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये हो गया हम लोगों का थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि कब ये जो y इक्वल टू जीरो वाली चीज है इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। जब अगर आपका y इक्वल टू जीरो रखो, वहां से सॉल्व करने पे अगर x की कोई वैल्यू आ जा रही है, अगर वहां पे सॉल्व करने पे x की कोई वैल्यू आ जा रही है तो उस y इक्वल टू जीरो को इंक्लूड कर लो, सिंपल सा। ये अलग से आप लोग लिख लेना। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो सॉल्व कर रहे जब y इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट आया तो कोफिशिएंट को देखते ही मुझे क्या समझ में आया कि भाई ये जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, तो जीरो नहीं वाला केस तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पर जीरो वाले केस के लिए क्या करेंगे भाई, जीरो के लिए सॉल्व किया, y इक्वल टू जीरो रख दिया इस पे, जैसे y जीरो रखोगे तो मुझे दिख रहा है x की वैल्यू क्या आ गई, एक माइनस हाफ आ गई। तो मैंने बोला कि y इक्वल टू जब आप लोग ये वाला केस सॉल्व कर रहे हो, अगर x की यहाँ पे कोई वैल्यू आ जा रही है, x की अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, ध्यान से सुनो, x की अगर यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू आ जा रही है, तब क्या करो, उस जिस वैल्यू के लिए आपने ये सॉल्व किया है उसको क्या कर लो, चुपचाप इंक्लूड कर लो, चुपचाप क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। अगर मान लो यहाँ पे गलती से 4 इज इक्वल टू 2 आ जाता या 3 इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाता, तब हम लोग उस वाली वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू जीरो विल बी इन द आंसर, फाइनल आंसर विल बी इन द फाइनल आंसर। तो ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, तो हमारे पास 1 यूनियन 2 आ जाएगा, तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस
2/√3 से 2/√3 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल एकदम सा, है ना। चलो दोबारा एक बार तभी भी एक्सप्लेन करता हूं। कभी भी अगर ऐसा आ रहा है, सबसे पहले देख लिया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, फिर चेक किया कोई फैक्टर वेक्टर तो नहीं है, नहीं है, दिख गया मुझे फैक्टर नहीं है। जब फैक्टर नहीं है तो फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मुझे क्या मिला, एक्स में क्वाड्रेटिक। एक्स में क्वाड्रेटिक मिलते ही मैंने देखा ये वाला इक्वेशन मिला। अब जैसे ये मिला तो मैंने मेरे को इसके ऊपर सक गया, क्योंकि ये बहुत बदमाश इंसान है। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बहुत बदमाश होता है। अब बदमाश है तो मैंने बोला भाई एक बार एक काम करते हैं, तू y 0 हो जा, एक बार y नॉट इक्वल टू 0 हो जा। अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और इसके लिए हमेशा x बिलोंग टू r है, मतलब इसके रूट्स क्या हमेशा रियल है, तो d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व किए तो उससे ये आंसर आया, पर मैंने 0 मना करके रखा था तो मैंने 0 को हटा दिया। फिर मैंने सॉल्व किया y इक्वल टू 0 के लिए, y इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो अगर वहां से कोई x की वैल्यू एक आ जा रही है, आ गई, जैसे x की वैल्यू आई तो उस y इक्वल टू 0 को मैंने क्या कर लिया, फाइनल आंसर में इंक्लूड कर लिया। तो इंक्लूड करके फिर ये जो हटाया था वो दोबारा इंक्लूड हो गया। चलिए ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देन फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई में x प्लस 3। फाइंड रेंज फॉर फाइंड रेंज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब x की सारी वैल्यू के लिए रेंज निकालना है। सेम अगेन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल में ना मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्या कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इधर से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस एक्स माइनस 2, यही बचेगा। तो x में क्वाड्रेटिक बना ले, तो ये इधर आएगा, तो जैसे आएगा तो क्या आएगा, y माइनस 1 का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो y माइनस 1 बचेगा। अब अगला आओ, तो अगला क्या आएगा, यहां से दिख रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस 1, तो x 3y, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 3y प्लस 1 इंटू एक्स, और लास्ट में क्या बचेगा, प्लस 2 बराबर 0। कुछ नहीं, इसको सबको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेना, आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहां पे मैं फिर पहुंचा तो मेरे को फिर भाई साहब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बदमाश इंसान मिल गए। अब जैसी बदमाश इंसान मिले तो वो तो भाई साहब है बदमाश, बदमाशी करने के लिए तो आगे रहते हैं, तो चलिए उनकी बदमाशी निकालते हैं। तो अगेन मैंने वही बोला कि क्या y अगर आपका 1 के बराबर नहीं है और y अगर आपका 1 हो जाए, ठीक है, अगर y 1 है तो ये वाला टर्म क्या हुआ, हट गया। जैसे ही y 1 डाले तो यहां से कितना आएगा बताओ, 4x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 1/2। इसका मतलब क्या, y इक्वल टू 0 विल बी, सॉरी y इज इक्वल टू 1 आएगा ना यहां से, क्योंकि यहां से मैंने y माइनस 1 को 0 किया था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 विल बी इन द फाइनल आंसर, मतलब फाइनल आंसर में y इज इक्वल टू 1 को तो रखना ही है हम लोगों को। ठीक है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अब y अगर 1 के बराबर नहीं है ना, जब इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है तो उससे y नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, रियल, तो कर दो 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहां से बताओ, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू y माइनस 1, यही आएगा, बिल्कुल हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस यहां से कितना आ जाएगा, 8y, यही आएगा, हाँ 8y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो दिख रहा है मुझे, इसका अगर आप लोग डी निकालोगे, इसका अगर आप लोग डी निकालोगे, डी निकाल सकते हो, इसका निकालो डी इसका, तो इसका डी क्या आ रहा है, क्योंकि फैक्टर तो दिख नहीं रहा है ना, अगर फैक्टर नहीं दिख रहा है तो इसका डी क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। अगर डी लेस देन जीरो आ गया मतलब क्या, कि ये नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये नंबर अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्टेटमेंट क्या है, सही। तो क्या यहां से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r। बट उसमें क्या हटाना पड़ेगा, -1 हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं, y बिलोंग्स टू r -1। बट इस 1 को दोबारा इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने पहले केस से सॉल्व किया था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू r, मतलब y की सारी, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है y की सारी वैल्यू कवर करेगा। ठीक है, ये वाला तो आपको पता ही है। अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसका d क्या होगा, लेस देन जीरो। अगर d लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा क्या होगा, अभी सीखा भी है हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें सीखा है ना, इससे पहले यही पढ़ा था। अगर d इसका लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। अगर हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, सही स्टेटमेंट, मतलब y बिलोंग्स टू r। -1 क्यों किया, क्योंकि हमने ऊपर बोल के रखा था कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, y बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि इधर से बोला गया है 1 को इंक्लूड करना है, मैंने ये अलग लिखा है, विल बी इन द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं होमवर्क में, वो क्वेश्चन आप लोग करके मुझे सेंड करिएगा। लेट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, लेट a, b be arbitrary number, find arbitrary number। ठीक है, find range of b for which equation x square plus 2 times a plus bx plus a minus b minus 8 is equal to 0 has unequal roots for all x belonging to r। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दोबारा देख लेता हूं। लेट a and b आर्बिट्री नंबर, फाइंड रेंज ऑफ b फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल रूट फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। अच्छे से लिखता हूं इसको, a बिलोंगिंग टू r। ठीक है, अब हम लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है कि लास्ट में एक छोटा सा बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, जो मैंने जो टाइप 4 वो बचा हुआ है। टाइप 4 क्या, जब आपका दोनों तरफ से दोनों तरफ ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए, फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल क्वाड्रेटिक का एक टॉपिक बचा है जो हम लोग एग्जाम के बाद लेंगे। जो क्या करेंगे हम लोग एग्जाम के बाद, जो आपका संडे को है ना एग्जाम, उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, तब तक अगले, अब ये लेक्चर कल आएगा, कल क्या आपका वेडनेसडे, तो फ्राइडे एंड थर्सडे, तो फ्राइडे को तो कुछ थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा, और फ्राइडे और थर्सडे को, सॉरी मैं गलत बोल दिया, थर्सडे को कुछ थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा जो इसका टाइप 4 बचा है, और बाकी बचे हुए टाइम पे और फ्राइडे को हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, केवल बहुत सारे मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग ये बोलेंगे सर सिलेबस कहां तक है, तो सिलेबस बता दिया जाएगा आप लोगों को, लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को देखना ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो आपका पेपर में डायरेक्टली भी आ सकते हैं या उसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब सीखने को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, है ना। तो लास्ट लेक्चर तक देखिएगा, आराम से आपका टाइम रहेगा, सैटरडे को रिवाइज कर सकते हो। इसी वजह से सैटरडे को लेक्चर नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग आराम से सैटरडे को पूरा चीजें रिवाइज करना, जो भी आएगा। बस हम थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, ठीक है, तो थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग ये करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, कम से कम मान लो 20-30 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व करेंगे दोनों लेक्चर में मिला के। ठीक है, तो उस दिन आराम से क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 लेक्चर में, तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीजें थोड़ी क्लियर नहीं है, क्योंकि
बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना हम लोग ने क्वाड्रेटिक में, तो कुछ चीजें तो कंफर्म है कि क्लियर नहीं होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है, आपने भी बहुत मेहनत किया है, ठीक है, कि चीजें आपको क्लियर हो, पर तभी भी एक दो जो छोटी मोटी चीजें रह गई होगी, वो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट अब थोड़े और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग थोड़ा और मेहनत करिए, अपने आप को पुश करिए, जितना ज्यादा आप अपने आप को पुश करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा कि हाँ भाई मुझे मेहनत करनी, मुझे मेहनत करनी, मुझे मेहनत करनी है, तो हम उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। आप खुद ही देखिए ग्रुप पे आप जितना ज्यादा सोचोगे कि हाँ मुझे ये हो गया है, मेरा ये हो गया, मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, पर अगर आप लेट करोगे तो थोड़ा फिर मैं भी धीरे हो जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो फिर सबको देखना पड़ेगा। तो ट्राई करो, जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी होमवर्क कंप्लीट करो, जितना ज्यादा अपने आप को पुश करोगे, मैं उतने ज्यादा नए नए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, नए नए प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, ध्यान से इसको करिए आज के लेक्चर को। अगर आज के लेक्चर में देखें हमने पढ़ा क्या है, तो रेंज का पढ़ा था, सबसे पहले लीनियर बाय लीनियर का पढ़ा। तो लीनियर बाय लीनियर में मैंने बोला कि डायरेक्टली क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, रेंज डायरेक्टली लिखो। अगर लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है क्या होगा, आर माइनस कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इसका रेंज निकालना सीखा। इसमें मैंने एक चीज बोला कि ये जरूर देखना कि कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब अगर आपका दोनों जगह का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब फिर हम लोग उस चीजों को आगे फिर उस चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने मेथड सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म करो और उसका डी क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। और उसमें दो तरीके के क्वेश्चन किए हम लोगों ने कि जब आपका एक बार कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है तो उस क्वेश्चन में डायरेक्टली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, और अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 नहीं दे रखा है, कुछ वेरिएबल दे रखा है साथ में, तो उसमें दो केस बना लो। एक, जब वो आपका वेरिएबल जो ये वाली वेरिएबल है वो या तो 0 हो जाए, और एक बार जब 0 ना हो, तो 0 जब ना हो तो उस केस में तो डायरेक्टली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। उस केस में क्या किया, डायरेक्टली डी, यहां पे याद रखना यहां पे मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है, फिर ये स्टेप आया है, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, आंसर आ जाएगा। और जब कोफिशिएंट 0 है तो उसको हम लोगों ने कोफिशिएंट को 0 किया, वहां से एक y की वैल्यू आएगी, उसको ऊपर वाले इक्वेशन में रखा, वहां से देखा अगर वहां से कोई x की एक वैल्यू आ जा रही है, वहां से अगर x की कोई वैल्यू आ जा रही है तो उस y के वैल्यू को भी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, और इस जो टॉपिक है उसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, चलिए बाय।